हेलो एवरीवन। आज हम आपके सिलेबस का जो अगला टॉपिक है न्यूक्लियस उसके बारे में बात करेंगे। इसमें हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स और उसका कॉम्प्रिहेंसिव टर्म हम काम में लेंगे यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप। क्यों लेंगे ये आपको अभी समझ में आ जाएगा कि न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इसके बाद हम न्यूक्लियर लैमिना के बारे में बात करेंगे। फिर न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है, तो उस क्रोमेटिन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उस क्रोमेटिन के जो टाइप्स हैं यू क्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन्स, उसके बारे में बात करेंगे। और समराइज्ड मैनर में हम ये बात करेंगे कि न्यूक्लियर बॉडीज़ कौन कौन सी वहाँ पे प्रेजेंट होती है। ओके, सो अगर हम देखें तो ये न्यूक्लियस का एक स्ट्रक्चर है जिसको कोशिश करी गई है 3 डायमेंशनल वे में लेने की। तो ये जो स्फेरिकल है शेप में, इसमें अगर आप गौर फरमाएं तो आप देख पा रहे हैं कि इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन दो है और उनके बीच में एक स्पेस है जिसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा गया है। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो भी कौन सी वाली, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ल्यूमेन है यानी अंदर वाला हिस्सा है वो पेरी न्यूक्लियर स्पेस के साथ एक कॉन्टिन्यूटी में रहता है। ठीक है, एक बात। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो दोनों मेम्ब्रेन हैं, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में बड़े साइज के पोर हैं जिनको बोला जाता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। अगर आप इसको न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करें तो आपको ये बहुत निहायती तौर पे याद रखने की ज़रूरत है कि ह्यूमन बॉडी में मिलने वाला सबसे बड़ा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है ये। इसका साइज़ तकरीबन 120 मेगा डाल्टन तक होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कम से कम 50 से ज़्यादा प्रोटीन है, जिनमें से 30 से ज़्यादा प्रोटीन के बारे में पता लगा लिया गया है अच्छे से। फिर हम न्यूक्लियस के अंदर की तरफ देखें तो बिल्कुल अंदर की तरफ हेटेरोक्रोमेटिन है जो कि काफ़ी कंडेंस्ड क्रोमेटिन होता है। और इमीडिएटली इनर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन देयर इज ए न्यूक्लियर लैमिना। एक मैशवर्क सा आपको दिखाई दे रहा है। इस न्यूक्लियर लैमिना के साथ ही ये हेटेरोक्रोमेटिन एसोसिएटेड रहता है। ठीक है, और इसके बीच में एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है जिसको न्यूक्लियोलस कहा गया है। ओके, तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है। तो कहने का मतलब न्यूक्लियर एनवेलप हम वर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप में 3 मेजर पार्ट काउंट होता है। पहला पार्ट इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और पेरी न्यूक्लियर स्पेस वाला पार्ट। दूसरा पार्ट न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स और तीसरा पार्ट न्यूक्लियर लैमिना। ओके, अगर हम न्यूक्लियर एनवेलप को और डिटेल्ड स्ट्रक्चर में यहाँ पे देखें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि इसमें न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इस इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कई सारे प्रोटीन्स हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं LBR, लेमाइन बी टाइप रिसेप्टर, एमरीन प्रोटीन, है ना। ये प्रोटीन न्यूक्लियर लैमिना को एसोसिएट करती हैं, उसके साथ में जुड़ी हुई रहती है। ओके, और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम्स हो सकते हैं और कुछ प्रोटीन्स होती है जिनको लिंक कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं आप, सन प्रोटीन्स हैं। वो न्यूक्लियर लैमिना को साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट साइटोस्केलेटन फिलामेंट मतलब जो एक्टिन से बना हुआ है, उसके साथ में ये क्रॉस कनेक्ट करती है। ठीक है, तो ये बेसिक एक स्ट्रक्चर है। सो न्यूक्लियर एनवेलप कंसिस्ट ऑफ the 2 membranes, inner and outer nuclear membrane, including the perinuclear space. The second part is
NPC न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, जो आप ये बड़ा सा स्ट्रक्चर देख पा रहे हो ब्लू कलर में, एंड द थर्ड वन इज न्यूक्लियर लैमिना, जो यहाँ पे येलो कलर की ट्यूब्स के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हम इसको स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ से देखें तो ये ऑक्टागोनल सिमेट्री शो करता है। ठीक है, ऑक्टागोनल इसका शेप होता है। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें और इसमें न्यूक्लियर रिंग प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के अंदर की तरफ न्यूक्लियर बास्केट प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, और साइटोप्लाज्म की तरफ साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स और साइटोप्लाज्मिक रिंग प्रेजेंट रहेंगी। तो कहने का मतलब है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स इनर और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों को ट्रेवर्स करता है और ये वो चैनल क्रिएट करता है जिसके थ्रू प्रोटीन्स और RNA का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में एक्सचेंज होता है। कहने का मतलब अगर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स ना हो तो फिर न्यूक्लियस में जो DNA जो भी मैसेज देता है वो मैसेज साइटोप्लाज्म तक नहीं पहुंच पाएगा और सेल पर कंट्रोल न्यूक्लियस का नहीं रह पाएगा। ये इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर आपने एक ऊपर की तरफ डायग्राम में लेबल किया हुआ है FGNUPS। FG का मतलब होता है, F स्टैंड्स फॉर फिनाइलएलेनिन, G फॉर ग्लाइसिन और NUPS न्यूप्स न्यूक्लियोपोरीन्स। ये काफ़ी सारी प्रोटीन्स होती हैं जो मिलकर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। इसके अंदर की तरफ यानी सेंटर की तरफ जो ये न्यूक्लियोपोरीन्स हैं, ये बेसिकली फिनाइलएलेनिन और ग्लाइसिन में रिच होती हैं, जिसकी वजह से ही इसको FG न्यूप्स बोला जाता है। ओके, नाउ न्यूक्लियर लैमिना। न्यूक्लियर लैमिना में आप देख रहे हैं कि ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नीचे की तरफ होती है, न्यूक्लियस के अंदर की तरफ। ये कई सारी लैमिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जैसे लैमिन A, लैमिन B, लैमिन C वगैरह। इन लैमिन प्रोटीन की खास बात होती है कि ये हेड टू हेड और साइड बाय साइड, हेड टू टेल और साइड बाय साइड दोनों ही फैशन में ये एग्रीगेट होती हैं और न्यूक्लियर फिलामेंट बनाती हैं, न्यूक्लियर लैमाइन फिलामेंट बनाती हैं। ये जो फिलामेंट होते हैं, जैसा आप इस डायग्राम में देख चुके हैं, ये जो फिलामेंट्स हैं, ये फिलामेंट्स इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में कनेक्टेड रहते हैं और कहीं कहीं पर ये पूरे के पूरे न्यूक्लियर एनवेलप को क्रॉस करके एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से साइटोस्केलेटन फिलामेंट के साथ भी कनेक्टेड रहते हैं, जिसकी वजह से ये बाहर की तरफ खींचे रहते हैं और न्यूक्लियस को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। और ये सभी जो न्यूक्लियर लैमिना है, हम अच्छे तरीके से जानते हैं, जब मियोसिस और माइटोसिस होता है तो न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो डिसअसेंबल हो जाता है और एनाफेज, लेट एनाफेज और या फिर हम कहते हैं टीलोफेज, वहाँ पर ये वापस बनना शुरू होता है, यानी रीअसेंबल होना शुरू होता है। तो न्यूक्लियर एनवेलप के साथ न्यूक्लियर लैमिना भी हो जो है वो भी डिसअसेंबल और रीअसेंबल होगा। इनकी डिसअसेंबली और रीअसेंबली किस बात पर डिपेंड करती है? ये इस बात पर डिपेंड करती है कि उनका फॉस्फोरिलेशन हुआ है या डीफॉस्फोरिलेशन हुआ है। और ये किस बात पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है फॉस्फोरिलेशन करवाने वाले एंजाइम काइनेजेस और डीफॉस्फोरिलेशन करवाने वाले एंजाइम फॉस्फेटेजेस में से किसका लेवल ज़्यादा है। और कौन से एंजाइम का लेवल ज़्यादा है ये कौन डिसाइड करता है? ये सेल की ओवरऑल प्रोग्रामिंग डिसाइड करती है कि किस टाइम पर कौन से एंजाइम ज़्यादा होंगे और वो क्या काम करवाएंगे। तो एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मैनर में ये सारा काम होता रहता है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के अंदर की तरफ क्या है। अभी तो हमने बात करी थी न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में। अगर हम अंदर की तरफ बात करें तो वहाँ पे कुछ सारी न्यूक्लियर बॉडीज़ हैं जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन का कोई कवर नहीं होता, लेकिन ये प्रोटीन या प्रोटीन RNA इंटरेक्शन की वजह से बनी हुई सेमी सॉलिड बॉडीज़ हैं। इन बॉडीज़ में से जो प्रोमिनेंट बॉडी है वो न्यूक्लियोलस है।
आप देख पा रहे हैं कि जो पेरीफेरी है यानी जो न्यूक्लियर लैमिना है उसकी तरफ हेटेरोक्रोमेटिन है और जो न्यूक्लियोलस है उसके चारों तरफ भी हेटेरोक्रोमेटिन है और बीच वाला जो हिस्सा है क्रोमेटिन का वो हिस्सा यू क्रोमेटिन है यानी वो लेस कंडेंस्ड है और हेटेरोक्रोमेटिन हाईली कंडेंस्ड है। ठीक है, तो जैसे अगर आप देख पा रहे हैं कि टीलोमियर थोड़े अंदर की तरफ होते हैं और सेंट्रोमियर बाहर की तरफ होते हैं यानी न्यूक्लियर पेरीफेरी में ये प्रेजेंट रहते हैं। ये क्रोमेटिन का बेसिक एक डिस्ट्रीब्यूशन है। यू क्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है और यू क्रोमेटिन लूप्स के फॉर्म में वो प्रेजेंट रहता है। ओके, हेटेरोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है जैसा हम पहले भी देख चुके हैं और हम आगे भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इस डायग्राम में आप बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे हो कि सबसे पहले वर्ड हम क्रोमेटिन को कंसिडर करते हैं। क्रोमेटिन का मतलब होता है कि जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ में एसोसिएटेड है और थोड़े थिक साइज के फिलामेंट्स बना लेता है, सेगमेंट्स बना लेता है और इसकी वजह से सिस्टमेटिकली डीएनए पैकेज्ड रहता है। ओके, अगर जो पैकेजिंग है वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, कंडेंस है, तो हम उसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। अगर वो पैकेजिंग उतनी कॉम्पैक्ट नहीं है तो हम उसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन। फ़र्क क्या है इन दोनों में? बेसिकली फ़र्क ये है कि जब न्यूक्लियस को स्टेन किया जाता है तो यूक्रोमेटिक रीजन पुअर स्टेन लेता है और हेटेरोक्रोमेटिक रीजन जो होगा वो हैवी स्टेन लेगा और डार्क स्टेन लेने की वजह से ही इसका नाम हेटेरोक्रोमेटिन रखा गया। ठीक है, तो यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन का जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो किस बात पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ स्टेनिंग दैट द क्रोमेटिन टेक्स। ओके, यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। क्यों होता है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव? अगर आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर डीएनए कई जगह से एक्सपोज्ड है। तो जहाँ डीएनए एक्सपोज है और वहाँ अगर कोई जीन है तो आरएनए पॉलीमरेज वहाँ पे जाके बाइंड कर जाएगा और उस हिस्से का ट्रांसक्रिप्शन कर देगा, इसलिए ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। लेकिन अगर आप हेटेरोक्रोमेटिन को देखें तो हेटेरोक्रोमेटिन में डीएनए में काफ़ी सारे प्रोटीन्स ऑलरेडी बाउंड हैं, तो आरएनए पॉलीमरेज अब डीएनए सीक्वेंस को पहचान ही नहीं पाएगा क्योंकि उनके चारों तरफ पहले से ही प्रोटीन काफ़ी सारे लगे हुए हैं। इसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज हेटेरोक्रोमेटिक डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता है, इसलिए हेटेरोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव कहे जाते हैं। दूसरा जो मेजर डिफरेंस इनमें है कि यूक्रोमेटिन में हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस नहीं होती। हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस क्या होती हैं? रिपीटेटिव सीक्वेंस मतलब जो एक से ज़्यादा बार डीएनए में प्रेजेंट है। हाईली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस मींस जो 1,00,000 से ज़्यादा बार डीएनए में प्रेजेंट है। तो इस टाइप की सीक्वेंसेस यूक्रोमेटिन में यूजुअली देखने को नहीं मिलती, लेकिन हेटेरोक्रोमेटिन में वो देखने को मिलती है। और हेटेरोक्रोमेटिन रिलेटिवली बहुत कम होता है, ये तकरीबन 10% ऑफ टोटल जीनोम ऑलमोस्ट होता है। यानी मोस्ट ऑफ द जीनोम क्या है, किस फॉर्म में रहता है? यूक्रोमेटिन की फॉर्म में। और हेटेरोक्रोमेटिन कम होता है, इसलिए इसके जो प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं वो हैं सेंट्रोमियर, टीलोमियर और इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम, जिनको आप कहीं कहीं पे बार बॉडी के नाम से जानते हो। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि हेटेरोक्रोमेटिन डेंसली कॉम्पैक्टेड स्ट्रक्चर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से डीएनए को हिस्टोन्स के साथ में डिसोशिएट करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी यूक्रोमेटिन में ये टाइम कम लगेगा, इसलिए एस फेज की अर्ली स्टेजेस में यूक्रोमेटिन का रेप्लिकेशन हो जाता है और हेटेरोक्रोमेटिन का जो रेप्लिकेशन है वो एस फेज में लेटर स्टेज में होता है। ओके, अब हम फाइनली बात करते हैं न्यूक्लियर बॉडीज, जिनमें प्रोमिनेंट आप देख पा रहे हो न्यूक्लियोलस, कैजल बॉडीज, क्लेस्ट्रोसोम,
हिस्टोन लोकस बॉडी, स्पैकल्स या इनको न्यूक्लियर स्पैकल्स भी बोल देते हैं, पीएमएल बॉडीज एंड पॉलीकॉम बॉडीज। इन सभी बॉडीज़ के जो फंक्शन है वो आपको इस टेबल में देखने को मिल रहे हैं। इनका नंबर भी एक से ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट सभी का नंबर एक से ज़्यादा है। इनमें मोस्ट प्रोमिनेंट जो है वो न्यूक्लियोलस है, जिसको हम अगले लेक्चर में डिटेल में कंसिडर करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन, उसकी प्रोसेसिंग और राइबोसोम की सबयूनिट्स की असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, कैजल बॉडीज, ये SNRNP, स्मॉल न्यूक्लियर RNP की असेंबली से रिलेटेड है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखें न्यूक्लियर स्पेकल्स, ये प्री mRNA की स्प्लाइसिंग जो फैक्टर्स होते हैं उनको ये स्टोर करता है। ठीक है, सो ये बेसिकली न्यूक्लियर बॉडीज़ थी डिफरेंट टाइप की। न्यूक्लियोलस को हम अगले वीडियो लेक्चर में कंसिडर करेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे मास्क्ड, स्टे हैप्पी।